साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों आज मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन 304B, सेक्शन 498A और इसके साथ साथ कई बार हम लोग ये देखते हैं कि लड़की आराम से उसके ससुराल में रह रही है और अचानक खबर मिलती है उसके परिवारजन को कि उसकी हत्या हो गई है या उसने आत्महत्या कर ली है या इन कनेक्शन में डाउरी उसकी हत्या कर दी गई है। यूजुअली क्या होता है कि ये लोग आते हैं, ये लोग प्रेशर करते हैं कि राज़ीनामा करो, कुछ ना कुछ पैसे दो। जब आप लोग नहीं देते हो तो ये लोग थाने जाकर रिपोर्ट करते हैं और अल्टीमेटली पुलिस उस एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए आपको गिरफ्तार करती है। इस देश का ये दुर्भाग्य है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कभी भी सही फैक्ट्स पर इन्वेस्टिगेट करना चाहती नहीं है। वो ये देखती है कि प्रथम दृष्टया मामला है, देन यू आर लायबल। अब ज़रा सोचो कि आप थाने गए और आपने कोई रिपोर्ट लिखाई तो पुलिस उस पर तो कार्रवाई करती नहीं है, पर जो मामले हैं पॉक्सो के या रेप के या महिला हैरेसमेंट के या ऐसे मैटर जो जुड़े हुए हैं महिला से, बिना किसी सबूत के, बगैर वेरिफिकेशन के सीधा फ़ोन, आप ये तो असर्टेन करो कि मैरिज कब हुई, मैरिज के बाद कब कब वो जो है अपने पीयर आई, क्या उसने उस फैक्ट्स को शेयर किया या नहीं किया, क्या वास्तव में वो इल ट्रीटेड थी, क्या वास्तव में उसे डाउरी के लिए हैरेस किया जा रहा था, क्या वास्तव में वो उस पोजीशन में थी कि वो हर संभव मर जाती या उसकी इन लोगों ने डाउरी को लेकर हत्या कर दी। साथियों एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी के एक बेसिक निर्णय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस हैं उसमें एटलीस्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं तो आपको एफआईआर काटनी है, कोई बाईपास नहीं है। पर कई बार ऐसा होता है कि विवाद सिर्फ पैसों को लेकर है और वो विवाद सुलझ सकते हैं। कई बार ये होता है कि विवाद जो है सिर्फ फैमिलीज़ के बीच में है, ईगो फैक्टर क्लैश हो रहा है या कोई डिस्प्यूट है मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, तो वहाँ पर एफआईआर काटने के बजाय प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी होल्ड करो। बट कानून बनते हैं, पर पुलिस इस देश में उन कानूनों की धज्जे उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। कम से कम जो कानून सुप्रीम कोर्ट के हैं उसको फॉलो करना चाहिए, जो कानून हाई कोर्ट के उनको फॉलो करना चाहिए, जो लेजिस्लेटिव डिक्टेम है उसको फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज रूल ऑफ लॉ की जो हम परिकल्पना कर रहे हैं वो कहीं भी नहीं रहेगी। अब आप एक बात समझें कि रिसेंटली मैं आपको ये बता रहा हूँ इंसिडेंट कि हम लोग एक पुलिस वाले के पास में गए और हमने उससे कहा कि सर 41A CRPC इम्पेरेटिव है, जहाँ तक बात है सिर्फ 498 है IPC के ऑफेंसेस की। उसने लॉ को माना ही नहीं, अल्टीमेटली अक्यूज को जो है अरेस्ट कर लिया एंड फाइनली ही गॉट अ बेल। बट प्रॉब्लम ये है कि जब कानून बताया जा रहा था तब वही व्यक्ति कह रहा था कि ये कानून जो है हम नहीं मानते, एप्लीकेबल नहीं है। जब वो व्यक्ति या पुलिस वाला कोर्ट में खड़ा था, कोर्ट में लिख के दिया कि मुझसे गलती हुई है, हाँ ये कंप्लाई विद करना चाहिए था। तो कहने की बात ये है कि जो कुछ कानून बना हुआ है, जो कुछ स्ट्रक्चर है उसको फॉलोअप करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, आपके राइट्स अफेक्ट होंगे, आप कानून नहीं जानोगे, आपका ही शोषण होगा। अगर पढ़ना है तो प्रैक्टिकल अप्रोच भी लेके चलनी होगी, इंग्रेडिएंट्स क्या है उसको समझना होगा और कैसे अप्लाई करना है उसको समझना होगा। जिस कारण आज का ये वीडियो, जो यंग लॉयर्स हैं जो अपने मौक्किल की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनका मौक्किल जो गलत फंस गया वो जीत जाए। ये वीडियो उनके लिए, जो लिटिगेंट फंस गए हैं और ऐसी ही समस्या से गुजर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए। तो साथियों घबराने का नहीं है, हमें केवल और केवल एलिमेंट्स देखने हैं, थ्योरीज को समझना है, उसकी लाइट में फैक्ट्स पे उस थ्योरी को अप्लाई करना है, डेफिनेटली वी विल गेट अ सक्सेस। सब कुछ डिपेंड है फार्मूलाज पे और उन फार्मूलाज पे आपको आगे जाकर वर्कआउट करना ही करना है। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं शुरू करता हूं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों मैंने एक बात लिखी है, सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट है सेक्शन 304B, सेक्शन 201 एंड सेक्शन 498 IPC पे। ये जजमेंट है अप्रैल 2023 का और इस जजमेंट को पास करते समय सुप्रीम कोर्ट ने आपके जो बेसिक राइट्स थे उसको जो है कंसिडर करा और जो दूल्हे या हस्बैंड या उनके परिवार गलत रूप से फंस गए हैं इन मामलों में, उनके राइट्स क्या हैं, क्या क्या एलिमेंट कोर्ट को देखने हैं, इसके बारे में डिटेल जो है चर्चा करी है। तो साथियों मैंने उसका निचोड़ निकाल के जो है आपके सामने रखने का प्रयास किया है। साथियों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक कॉपी और एक पेन लेके चलिए। जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिएगा, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें सिर्फ वर्कआउट करना है, निश्चित तौर पर हम निकल जाएंगे। साथियों अब मैं आ रहा हूँ इस केस के फैक्ट्स के ऊपर। इस मामले के फैक्ट्स क्या थे। अपीलांट वॉज मैरिड टू डिकीस, कि जो अपीलांट है ये डिकीस से जो है मैरिज हुआ। तो हमने एक बात समझे कि जो अपीलांट है ये हस्बैंड है और डिकीस जो है उसकी वाइफ है और वो उसके साथ में जो है उसके जो ससुराल में है वो रही। और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई उसके पिता ने एक FIR या एक रिपोर्ट जो है दर्ज कराई, जिसमें यह अवर्ट किया कि उसके पति और उसके घरवाले जो हैं लगातार उसको डाउरी के लिए हैरेस करते रहे। हर टाइम मेरी बेटी प्रताड़ित होती रही। अल्टीमेटली मैंने उसको समझाया, उसके घर भेजा ताकि घर जो है बिगड़े नहीं, पर इन दहेज के लोभियों ने उसकी हत्या करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। साथियों ये कंटेंट जो है अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि जब
इस तरह के मामले जो है दर्ज होंगे। ये सेट पैटर्न्स है। जैसे 498 में क्या होता है कि डाउरी की डिमांड किया 10 दिन बाद से, और दहेज में जो है कार मांग ली, या दहेज में जो है पैसे मांग लिए, या हमको जो है लगातार हैरेसमेंट करा, और मेरी बेटी जो है आके अपने पीहर बैठी भी है, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर है कि मेरी बेटी को जो है इन्होंने तंग किया, वो घर पर आ गई, मैंने समझाया बुझाया, वापस भेज दिया, फिर इन्होंने तंग करा, अल्टीमेटली उन्होंने दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 304B IPC कंसर्न है विद द होमिसाइड। सुसाइडल डेथ नहीं है, ये डेथ है होमिसाइड, मतलब इंटेंशनली डाउरी को लेकर जो है किसी विवाहित महिला को किल किया गया। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि इन मामलों में प्रिजम्पशन कब ड्रॉ होगा 113B इंडियन एविडेंस एक्ट का, कि जब डेथ विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज है। अगर डेथ विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज नहीं है तो प्रिजम्पशन 113B इंडियन एविडेंस एक्ट का ड्रॉ नहीं होगा। उस स्टेरियो में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग सेफ्टी के लिए सेक्शन 302 IPC को भी जोड़ते हैं या सेक्शन 306 IPC को भी जोड़ते हैं, बट सबके एलिमेंट अलग अलग हैं। अगर बात करूँ मर्डर की, तो मर्डर केस में ये ज़रूरी है कि इंटेंशन टू किल था और मोटिव था किल करने के पीछे, जबकि 304B में ये आवश्यक है कि डेथ से पहले जो है डाउरी के लिए उसको हैरेस किया गया हो, ह्यूमिलेट किया गया हो। अगर ये बेसिक फाइबर मिसिंग है तो 304B एप्लीकेबल नहीं होगा। और जहाँ तक बात 306 की है तो ये कंसर्न है विद सुसाइडल डेथ। अगर सुसाइड किया है तो 306 IPC एप्लीकेबल होगा यदि उसको इस तरह से हैरेस किया गया हो कि उसके पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा हो। अगर वो किसी अवैध संबंधों में है, उसको आपने पकड़ लिया और सुसाइडल कर लिया, या ऐसी कोई बात है जो किसी भी रूप में कनेक्ट नहीं करती है बट आपका डिफेंस पॉइंट रिकॉर्ड पर आ जाता है, तो वहाँ पर 306 IPC भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कुल मिला कुछ फार्मूलाज हैं, अगर आप समझ लोगे तो आपको ईजी रहेगा, इसी उसको अप्लाई करके आप जो है कोर्ट से रिलीफ ले सकते हो। क्लियर है? चलें आगे। चलिए साथियों, जब भी सेक्शन 304B IPC में FIR होगी और साथ में 201 या 498 IPC लगा देंगे तो उसमें होगी सेशंस ट्रायल, जिसमें चार्जशीट जो है ये पेश होगी बिफोर द कंसर्न मजिस्ट्रेट। ये मजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस लेगा और इस फाइल को जो है कमिट कर देगा टू द सेशंस कोर्ट एज पर सेक्शन 209 ऑफ CRPC। क्लियर हो गया? ओके, यदि आप CRPC को देखेंगे तो कई तरह के ट्रायल वहाँ पर है, सेशंस ट्रायल भी है, वारंट ट्रायल भी है, समन्स ट्रायल भी है, समरी ट्रायल भी है, पर जो मामले 304B IPC के उसके लिए है सेशंस ट्रायल। क्लियर है? फिर उसमें जो कंसर्न सेशंस कोर्ट है या तो वो चार्ज फ्रेम करेगा या डिस्चार्ज कर देगा। अगर वो डिस्चार्ज करता है तो आप वहीं से फ्री हो गए। अगर वो चार्ज फ्रेम करता है तो प्रोसिक्यूशन के विटनेस जो है एग्जामिन होंगे, फिर आपके स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड किए जाएंगे एज पर सेक्शन 313 ऑफ CRPC। उसके बाद डिफेंस विटनेस होगा, फिर फाइनल आर्गूमेंट होंगे और कोर्ट जो है जजमेंट देगा। और जजमेंट में यदि आप कन्विक्टेड है तो उसकी अपील लाई करेगी हाई कोर्ट में, जिसके लिए सेक्शन है 374 CRPC में। और अगर अपील भी आप हार जाते हैं तो फिर लाई करेगी इस मामले में SLP स्पेशल लीव पिटीशन, ये लाई करेगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अगर इसको एडमिट करता है तो फिर एज अ क्रिमिनल अपील इस मैटर को जो है सुना जाएगा। और इसी मामले में जो है ये सारा का सारा प्रोटोकॉल जो है लिया गया। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात जो है रेज करी कि सेक्शन 304B या 498 IPC को देखें तो प्रीरिक्विजिट क्या है फॉर रेजिंग प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 304B ऑफ IPC इज दैट सून बिफोर द डेथ से पहले डिकीज्ड हैड बीन सब्जेक्टेड टू द क्रुएल्टी। क्लियर हो गया कि मृत्यु से पहले जो मृतका है उसको क्रुएल्टी के संदर्भ में जो है सब्जेक्ट किया गया, उसको क्रूएल बिहेवियर के साथ जो है ट्रीट किया गया। क्लियर है? उसको हैरेस किया गया फॉर और इन कनेक्शन विथ, या तो डाउरी के लिए या डाउरी संबंधित किसी भी प्रकरण के लिए। प्रिजम्पशन इन रिगार्ड टू डाउरी डेथ कैन बी रेज इन टर्म ऑफ सेक्शन 113B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये समझना है, पर उसके लिए ये शो करना पड़ेगा कि सून बिफोर डेथ, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी महिला को जो विवाहित है उसको सब्जेक्ट किया गया टूवर्ड्स क्रूएल्टी एंड हैरेसमेंट, जिसके पीछे मोटिव क्या था, डिमांड ऑफ डाउरी। तो ये इंग्रेडिएंट जब तक नहीं होंगे, ये फाउंडेशन फैक्ट जब तक नहीं होंगे, तब तक प्रिजम्पशन ड्रॉ भी नहीं होगा। क्लियर है? साथियों, जब मामले दर्ज होते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसने FIR दर्ज करवाई। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि लड़की के रिश्तेदार जो है आपके नज़दीक में रह रहे हैं और वो आ भी गए, पर उसका बाप आ रहा है करीबन 300 किलोमीटर से, 500 किलोमीटर से, 1000 किलोमीटर से, और वो हियर से एविडेंस है, ना घटना उसने देखी ना सुनी, और बहुत ही रिमोट विटनेस है, रिमोट एविडेंस है, और वो FIR कटा रहा है। तो ये भी जो FIR की क्वालिटी है उस पर जो है संदिग्धता उत्पन्न करता है, क्योंकि अपने से बड़ा लड़की जो है संपर्क में नहीं है। अगर लड़की इतनी ही प्रताड़ित थी तो उस समय अपने FIR क्यों नहीं कटवाई? और जो डिस्टेंट रिलेटिव हैं अगर वो FIR कटा रहे हैं तो ये भी डाउटफुल है। जो बिल्कुल नज़दीक में है, प्रॉक्सिमेट है, उसी लोकेलिटी में रह रहे हैं, अगर है ऐसी स्थिति तो संभवतः उनके द्वारा FIR होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसका फ़ायदा जो है डिफेंस को मिलेगा। इसको एक प्लस पॉइंट के रूप में जो है मार्क कर लीजिए। दूसरी बात, डिस्टेंस ऑफ प्लेस वेयर द डिकीज वॉज रिसाइडिंग एट अ टाइम ऑफ हिज डेथ इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको अभी कहा भी है
कि जो लोग पास में रह रहे हैं वो तो एफआईआर कटवा नहीं रहे हैं, वो तो रिपोर्ट कर नहीं रहे हैं, दूर से आदमी आके रिपोर्ट लिखवा रहा है, वो भी करीबन 500 किलोमीटर से 700 किलोमीटर से या 1000 किलोमीटर से। तो पॉइंट ये है मेरा कहने का कि रिपोर्ट जो है इट शुड बी लॉस्ट एज सून एज पॉसिबल। अगर रिपोर्ट में देरी है, उसका प्लॉजिबल कॉज नहीं है, इट इज़ फेटल फॉर द प्रोसिक्यूशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी रिपोर्ट फाइल पर है वो रिपोर्ट कौन दर्ज करवा रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, क्या वो हियर से एविडेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, या वो वीक टाइप का हियर से एविडेंस है कि उसने उसको बताया, फिर उसने उसको बताया, फिर उसने उसको बताया, फिर अल्टीमेटली उसने जो है कंसर्न रिपोर्ट ऑर्डर को बताया। अगर जितना साइकिल घूमेगा, जितना लंबा चेन बनेगा, उतना ही फायदा डिफेंस को वहाँ पर होने वाला है। क्योंकि ये बात संभावित है कि जब भी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बात बताएगा तो वो एज इट रिप्रोडक्शन नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ ऐड या लेस किया जाएगा। तो ऐड और लेस होगा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो रिपोर्ट पर बढ़ेगा। और रिपोर्ट अगर डाउटफुल होगी, या रिपोर्ट सस्पेक्टेड होगी, या रिपोर्ट बार बार जो है सस्पिशियस होगी, तो उसका फायदा जो है डिफेंस को मिलेगा ही मिलेगा। वो इन दोनों पैरामीटर पे जो है डिपेंड है कि नंबर 1 हु हैज लॉस्ट द एफआईआर, और डिस्टेंस फ्रॉम प्लेस वेयर द डिकीज रिसाइडेड एट टाइम ऑफ हिज डेथ, कि वो डिस्टेंस कितना है उस रिपोर्टकर्ता के बीच में और डिकीस्ट के बीच में। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कई बार इस केस में कुछ व्यक्तियों के नाम जो है एफआईआर में या सेक्शन 161 सीआरपीसी के जो बयान लेती है पुलिस, उसमें लिखे रहते हैं, पर उन्हें एग्जामिन नहीं कराया जाता है। ये वो विटनेस है जो कनेक्टिंग लिंक है डिकीस्ट और रिपोर्ट ऑर्डर के बीच में। अगर ये लोग एग्जामिन नहीं है तो उसका भरपूर फायदा जो है आपको मिल जाएगा। तो अपनी फाइल निकालो मेरे भाई, उसमें देखो कि जो गवाह हैं वो गवाह कौन कौन से हुए हैं, उनका नेचर क्या है, और जो रिपोर्ट है उसकी क्वालिटी क्या है, क्या रिपोर्ट में देरी है, और रिपोर्ट जिसने लॉन्च करी है क्या वो डिस्टेंट प्लेस पे है या प्रॉक्सिमल प्लेस पे है, और कितने टाइम बाद जो है रिपोर्ट लॉन्च की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिपोर्ट लिखते समय जिन व्यक्तियों का जिक्र किया गया है, जिनके जरिए सूचना मिली, क्या उन व्यक्तियों को बतौर गवाह रखा गया है या नहीं रखा गया, या इसके अलावा जिन व्यक्तियों को इस घटनाक्रम के बारे में सूचना थी, क्या उन व्यक्तियों को एग्जामिन कराया गया है या नहीं कराया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डिफेंस के लिए जो हमको समझ के चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 है एग्जामिनेशन ऑफ द इन्फॉर्मर। ये मटेरियल विटनेस में जो है कवर होता है कि जिसके जरिए सूचना मिली है उसके बयान में जो है होना जरूरी है। साथ ही इसके अलावा अगर लड़की लगातार परेशान थी तो कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करी हैरेसमेंट की। ये अक्सर मैं देखता हूँ कि अचानक ये लोग उठ के रहते हैं और अचानक जो है रिपोर्ट लिखाते हैं। मकसद वही है कि पैसा दे दो, अदरवाइज फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। जिन मामलों में राजीनामा हो गए और लड़की के बाप ने खुद ने बयान चेंज करें, कई बार आप उठा के देखना केसेस को कि भाई ठीक है जी, वो सामान्य मनमुटाव थे जी और कुछ हुआ नहीं, लड़की हमारी खुद ही मर गई जहर खा के। क्लियर बात है? वाई द प्रीवियस कंप्लेंट वाज नॉट लॉस्ट फॉर द डाउरी हैरेसमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लगातार आपकी लड़की थी, परेशान थी, हैरेस थी, तो आपने कंप्लेंट उस समय लॉन्च क्यों नहीं करी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों कि अचानक ये लोग उठ के आते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और मोटिव वही है कि इनको इकोनॉमिकली और मॉनेटरी टर्म्स में जो है सेटिस्फाई कर दो। अगर नहीं करा देन यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। पर आप जब नियम जान जाओगे तो वहाँ घबराओगे नहीं, आप लीगल लाइट में जो फैक्ट्स हैं उसको स्क्रूटनाइज करोगे और उसकी लाइट में जब आप आर्ग्यू करोगे और अपना पक्ष रखोगे तो डेफिनेटली वहाँ चांसेस रहते हैं विनिंग होने के। क्योंकि अक्सर जो लोग लड़ते हैं हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते हैं, ये वही लोग हैं जो कंसर्न कंप्लेंट है उसके लालच का जो है शिकार नहीं हुए। क्लियर है आपको बात? है तो इस बातों को जो है आपको समझ के चलना होगा। अगर आप परिवादी के लालच के जो है शिकार हो जाओगे देन दे विल सेट अ एग्जाम्पल। देखो लड़की हमारी मरी थी, हमने कुछ नहीं करा, हमने रिपोर्ट लिखा थी, पैसा हमने ले लिया जी भर के, अब हम लोग मजे कर रहे हैं। तो जरा सोचो कि आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई को ये लोग जो है खाना चाहते हैं, जिसमें आपका कोई दोष नहीं है। देखो डेथ हो गई, उसके कई फैक्टर हो सकते हैं, इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते, बट इंपॉर्टेंट चीज़ इज दैट कि ये लोग आकर सिर्फ और सिर्फ राजीनामे की बात क्यों करना चाह रहे हैं। इनका मोटिव क्या कि सिर्फ मॉडरेट टर्म्स में आके जो है बातचीत करना और जितना हो सके उतना जो है रिकवर करना। क्लियर है? तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, इंग्रेडिएंट्स पे जोर देना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको होमवर्क करना पड़ेगा। साथियों अपोजिट पार्टी जब आप आर्गूमेंट रेस करोगे तो यूजुअली इन पैरामीटर्स में अटैक जरूर करेगी कि डेथ जो है सब 7 साल में है, डेथ जो है अननेचुरल है, डाउरी हैरेसमेंट को लेकर है, और डेथ जो है उसकी ससुराल में हुई है, और काउंट्री पोजीशन क्या है ये प्रूव करनी है कि उसको। पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि डेथ ऑन अकाउंट ऑफ डाउरी हैरेसमेंट है एंड सून बिफोर डेथ शी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू द डाउरी हैरेसमेंट। ये प्रूव करना ही करना है कंसर्न प्रोसिक्यूशन को। अगर वो प्रूव नहीं कर पाता है, प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा, केस हो जाएगा वीक, इसका अल्टीमेट फायदा जो है आपको मिल जाएगा। साथियों अब हम देखते हैं पोजीशन क्या कानून की। सेक्शन 304 भी कहता क्या है कि अगर डेथ है या तो बर्न से या बॉडीली इंजरी से या अदरवाइज, कुल मिला के डेथ जो है वो अननेचुरल है और शादी के 7 साल में हुई है, और ये शो किया जाता है कि सून बिफोर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हैरेसमेंट बाय हर हस्बैंड और बाय रिलेटिव ऑफ हस्बैंड इन कनेक्शन में डिमांड ऑफ डावरी। तो वहाँ पर डावरी डेथ के परिप्रेक्ष्य में सेक्शन 304 भी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? साथियों डावरी की वही परिभाषा है जो सेक्शन 2 डावरी प्रोविजन एक्ट में दी गई है, हुएवर कमिट डावरी डेथ शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट। क्लियर है?
अब यहाँ पर सेक्शन 498 आईपीसी का क्या बोलता है कि हुअर बीइंग द हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड सब्जेक्ट सच वुमेन विद द क्रुएल्टी ही शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट। और क्रुएल्टी क्या कि विलफुल कंडक्ट जो कि इस महिला को मजबूर कर दे टू कमिट द सुसाइड, या उसकी लाइफ को इंडेंजर कर दे या उसे कोई गंभीर चोट पहुंचे और उसका लिम्ब और हेल्थ जो है वो खतरे में। साथियों, इस तरह का हैरेसमेंट उस महिला के साथ में विद अ व्यू टू कोर्स हर, ये कोर्स वर्ड आपको मिलेगा सेक्शन 15 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जिसको हिंदी में कहेंगे भारतीय संविदा अधिनियम। एक छोटी सी बात समझ लो, कॉर्शन क्या है कि धमकाना, एक्सटॉर्ट करना, या तो उस महिला को या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को, ताकि जो अनलॉफुल डिमांड ऑफ डाउरी है प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी से, वो जो है फुलफिल हो सके, और जो कि फुलफिल नहीं की जा रही है। साथियों, जब इस तरह के डेथ जो है देखने को मिलती है तो वहाँ पर 113B इंडियन एविडेंस एक्ट का जो है प्रिजम्पशन ड्रॉ होता है। वो क्या बोलता है, व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्सन हैज कमिटेड डाउरी डेथ ऑफ ए वुमेन एंड इट इज शोन दैट soon before the death such woman has been subjected to the cruelty or harassment और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड ऑफ डाउरी, तो कोर्ट वहाँ प्रिज्यूम करेगा। तो फाउंडेशन फैक्ट क्या है कि डेथ से पहले उसको डाउरी के लिए हैरेस किया गया हो और उसके साथ क्रूअल बिहेवियर जो है किया गया हो। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेक्शन 304B और सेक्शन 498 आईपीसी को डिस्कस किया गया था इन द केस ऑफ बैजनाथ बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ऑफेंस है डाउरी डेथ के, उसको यदि भी डिफाइन किया गया, बट उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है कि डेथ ऑफ द वुमेन शुड बी कंसर्न्ड बाय ओनली बर्न्स और बाय बॉडीली इंजरी और बाय एनी अदर कॉज अदर देन इन द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। तो कुल मिला के डेथ मस्ट बी अननेचुरल, इट शुड बी बाय बर्न्स, बाय बॉडीली इंजरी और बाय एनी अदर कॉज। तो कुल मिला के नेचुरल डेथ नहीं होनी चाहिए, सुसाइडल डेथ नहीं होनी चाहिए, इट इज़ अ होमोसाइडल डेथ, क्लियर है। और शादी के 7 साल में होनी चाहिए, और डेथ से पहले उसको सब्जेक्ट किया गया टूवर्ड्स द क्रुएल्टी एंड हैरेसमेंट इन कनेक्शन विद डिमांड ऑफ डाउरी। और सेक्शन 498 जो है आईपीसी में, ये भी यही एलिमेंट जो है अट्रैक्ट करता है, बट क्रुएल्टी को वहाँ पर जो है डिफाइन किया गया है कि विलफुल कंडक्ट जो कि इस नेचर का है कि वुमेन को जो है सुसाइड के लिए मजबूर कर दे, या उसे कोई ग्रीवियस इंजरी हो, या उसकी लाइफ, लिम्ब और हेल्थ जो है वो इन डेंजर हो जाए, या इस तरह का हैरेसमेंट उस महिला के साथ या उसके घर वाले हैं उनके साथ विद अ व्यू टू कोर्स हर, ताकि वो अनलॉफुल डिमांड ऑफ प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी से हम डाउरी कहेंगे उसको जो है फुलफिल कर लें। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि हस्बैंड या उसके घर वालों ने उस महिला को प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए हैरेस किया हो, और इसके साथ साथ इस तरह का बिहेवियर किया हो, बॉडीली इंजरी या ऐसा कोई कॉज शामिल है जिससे उस महिला की हत्या हो गई, तो उस सिनेरियो में सेक्शन 304B आईपीसी जो है अट्रैक्ट होगा। और डाउरी को जो है डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोविजन एक्ट में, जिसका मतलब क्या है, क्रुएल्टी और हैरेसमेंट बाय द हस्बैंड और हिज रिलेटिव इन कनेक्शन विद डिमांड ऑफ डाउरी, क्लियर है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथियों, नटशेल में हम एक बात कह सकते हैं कि सेक्शन 113B इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन तभी ड्रॉ होगा कि जब प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दे कि क्रुएल्टी हुई है और हैरेसमेंट हुआ है इन कनेक्शन विद डिमांड ऑफ डाउरी, एंड सून बिफोर दैट शी हैज़ बीन सब्जेक्टेड विद सच ट्रीटमेंट, और जिस कारण उसको बर्न हुआ है या बॉडीली इंजरी हुई है या उसकी डेथ जो है अननेचुरल है, तभी जो है ये ऑफेंस परमानेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। साथियों, इस केस में क्या था, जब कोर्ट ने पूरे विटनेस को एग्जामिन करा, ना साबित कर पाया प्रोसिक्यूशन कि सून बिफोर डेथ उसके साथ क्रुएल्टी हुई थी या हैरेसमेंट हुआ था इन कनेक्शन में डिमांड ऑफ डाउरी। इसके अलावा अगर लड़की के साथ लगातार प्रताड़ना थी तो रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा है कि ये भी कोर्ट ने फेटल माना। तीसरी बात, मेटल विटनेस एग्जामिन नहीं हुए। चौथी बात, इन्फॉर्मर जिसने सूचना दी वो एग्जामिन नहीं हुआ। और इसके साथ साथ कोर्ट ने ये अपने फैसले में माना कि जब भी डाउरी डिमांड है या डाउरी के लिए हैरेसमेंट है और डाउरी डेथ का जो है आरोप है, तो 113B इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन ड्रॉ करने के लिए ये आवश्यक है टू प्रूव दैट कि soon before that she has been subjected to the demand of dowry and matter connected with demand of dowry। ठीक है जी, अगर वो नहीं है तो प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा, और फाउंडेशन फैक्ट अगर स्टेब्लिश नहीं है तो किसी भी रूप में अक्यूज को जो है कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। साथियों, थोड़ा सा चलते हैं अपन आगे। साथियों, कोर्ट ने फिर क्या लिखा कि अगर हम सारे प्रोविजंस को देखते हैं तो साइन को ऑन जो मैंने आपको बताया वही चीज़ें कि सून बिफोर दैट शी हैज़ बिन सब्जेक्टेड टू डिमांड ऑफ डाउरी, और उसको इस तरह से हैरेस किया गया, ह्यूमिलेट किया गया, उसको बर्न किया गया, बॉडीली इंजरीज की गई कि उसकी जो डेथ है वो अननेचुरल नहीं है और डेथ जो है विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज है। तो उस सिनेरियो में ही प्रिजम्पशन ड्रॉ होगा और इंग्रेडिएंट जो है सेटिस्फाई होंगे, अदरवाइज सेटिस्फाइड नहीं होंगे। साथियों, इसके अलावा कई जजमेंट्स हैं जिसमें कोर्ट ने जो है नटशेल में ये बात को लिखा कि 304B आईपीसी और सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एक कॉम्बो है।
जहाँ एक और हम बात करते हैं इनोसेंस की, वहीं दूसरी ओर ये बात करता है प्रिजम्पशन की। तो मोटी मोटी बात क्या है कि सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को फाउंडेशनल फैक्ट्स प्रूव करने हैं कि ये डाउरी डेथ है। इट मीन्स द वुमेन हैज़ बीन सब्जेक्टेड इन कनेक्शन विद डिमांड ऑफ डाउरी सून बिफोर डेथ। और अगर ये इंग्रेडिएंट स्टैब्लिश नहीं है तो किसी में प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा और अक्यूज को दोषसिद्ध भी नहीं कर सकते। कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट कौन कौन से ये मैं आपको नोट कराता हूँ मैं। राजीव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये जजमेंट है 2013 वॉल्यूम 16 SCC सुप्रीम कोर्ट केसेस 640। इसमें भी बात जो है लिखी गई है। इसके अलावा के प्रेमा वर्सेस यादला श्रीनिवासा राव, इसमें भी बात जो है ये लिखी गई है कि 304B IPC को ऑडिट करने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो यही है कि सून बिफोर दैट शी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी एंड हैरेसमेंट इन कनेक्शन विद डिमांड ऑफ डाउरी। अगर ये इंग्रेडिएंट्स प्रूव नहीं है तो कन्विक्शन भी नहीं किया जा सकता। हालांकि आज के चैप्टर में, आज के अध्याय में हमने एक बात समझी कि 304B IPC क्या है, 498A IPC क्या है, इसके बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है और सजा का बेसिस क्या है और इसकी लीगल थ्योरी क्या है। कुल मिला के जब भी आप फाइल को पढ़ें तो लीगल थ्योरी की लाइट में पढ़ें, उससे आपको आराम काफ़ी रहेगा और हिट करना आपको ईजी रहेगा। और उसके लाइट में आपको जिरा करनी है और गंभीर विरोधाभास जो है पैदा करने हैं। साथियों, सबसे पहले कोशिश करो कि डिफेंस सेटअप करने से पहले जो प्रोसिक्यूशन की थ्योरी है उसको डैमेज कर दो, एक स्पेसिफिक डिफेंस जो है सेट करो और उसकी लाइट में जो है आगे बढ़ो। साथियों, एक बात ध्यान रखना कि भले ही प्रिजम्पशन है बट प्रिजम्पशन को डिस्प्रूव करने के लिए आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट काम नहीं करना है, आपको संभावनाएं क्रिएट करनी है विच इज कॉल्ड प्रिपोर्डेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। और उसके लिए आप विटनेस से जो है जिरा कर सकते हैं या ऐसा डिफेंस सेटअप कर सकते हैं कि ऑर्डिनरी प्रूडेंस का व्यक्ति ये प्रिज्यूम कर ले कि जो कुछ आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो साथियों, इस सिनेरियो में काफ़ी राहत जो है आपको मिलने वाली है। तो मेरे भाई, घबराने का नहीं है, अपने को लड़ना है। निश्चित तौर पर हम जीतेंगे, निश्चित तौर पर अपनी जो है विजयश्री होगी। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।